हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे ईवीएस के सेकंड क्लास सेकंड सब्जेक्ट को लेके आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे पहले कि आपने पुरानी स्लाइड्स में पुराने क्लासेस में देखा कि हमने ज्योग्राफी भूगोल के काफ़ी हद तक पार्ट कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट हमारा सारा भूगोल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी सारी चीज़ें पढ़ ली। तो आज ज्योग्राफी के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। हमारा सेकेंड पार्ट ईवीएस में, जैसे कि हमने पहले ही क्लास में बात किया था, ईवीएस 4 पेपर कंटेंट करता है। पहला आपका हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, लास्ट में साइंस अलग से सब्जेक्ट रहेगा। तो ईवीएस के 4 में से हमारा ज्योग्राफी पूरा हो गया। क्लियर? अब दूसरा कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के नाम से आप सब समझते होंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को अगर तोड़ के देखा जाए ना, इसको अगर संधि करके अर्थ और व्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था, ठीक। तो अर्थ मतलब क्या हुआ? अर्थ से मतलब होता है यहाँ पे मनी, पैसे। अर्थ का किससे तात्पर्य हुआ? यहाँ पे अर्थव्यवस्था में अर्थ का तात्पर्य हुआ मनी, पैसे से। व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट, कैसे पैसा आएगा, कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ? पूरी हमारी अर्थव्यवस्था के अंडर ये पूरा पैसों का खेल है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारे बिजनेस कंडक्ट, कोई भी व्यापार करने के लिए, हर किसी चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। तो अर्थव्यवस्था एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसके क्लासेस हमारे चलते रहेंगे। क्लियर? अर्थव्यवस्था को, जैसे कि हमने पहले बात किया, इसको एक इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था क्या हुई हमने देख लिया, उसे क्या कहते हैं ये देख लिया। अब हम क्या करते हैं? अपने पॉइंट्स पे डायरेक्टली आते हैं। क्लियर? उत्पादन के आधार पे, मतलब उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। कोई भी आप यूनिट चलाएंगे, कोई भी कारखाना खोलेंगे, उत्पादन होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, पैकेजिंग होगी, सेलिंग होगी, विक्रय होगा, ठीक है। तो उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? पूंजी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमिक्स, समाजवादी, इसको कहते हैं सोशलिस्ट, ये हो गई मिश्रित। मिश्रित मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? तो उत्पादन के आधार पे हमारे भारत में हम 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखते हैं। क्लियर? कौन कौन सी? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पैसे पे निर्भर रहती है, कैपिटल पे डिपेंड करती है, पूंजी पे डिपेंड करती है। पूंजी आपका पैसे के रूप में हो सकता है, एसेट्स के रूप में हो सकता है, आपके बैंक के क्या एफडीज वगैरह है, टुंगी वगैरह है, ठीक है, इस पे हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। ज़मीन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटल इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। दूसरी हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कि हमने क्या कहा? सोशलिस्ट, सोशल इकोनॉमी। ये चीज़ पूंजी पैसे के साथ समाज के भी कल्याण का दायित्व रखती है, ख्याल रखती है। तो पहली कौन सी हुई? पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी हमारी हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? इसमें पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। इन दोनों संदर्भों से हम मिला के क्या बनता है हमारा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक, ओके, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके। एडम स्मिथ, he is a foreign economist, ठीक है, के प्रसिद्ध बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। देखिए, पॉइंट वाइज मैं आपको बताती रहती हूँ, क्वेश्चन वाइज। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पादन के दायित्व लेके उत्पादन के आधार पे तो 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों का एक नाम कुछ और करके दे देंगे, मिलाने में आएगा तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले पॉइंट में पहला क्वेश्चन,
हमारे भारत में उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्लियर? ओके। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, ये राइटर थे, कौन सी इनकी बुक का नाम है? द वेल्थ ऑफ द नेशन। बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। क्वेश्चन बन गया, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन? वेल्थ ऑफ द नेशन के लेखक कौन थे? तो कौन थे वो? एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने 1776 में इस बुक को पब्लिश किया। तो द वेल्थ ऑफ द नेशन बुक कब पब्लिश हुई? 1776 में, रिटन बाय मिस्टर एडम स्मिथ। दूसरे पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्लियर? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन गया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्लियर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, तो एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। इन्होंने द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक को लिखा है, जो कि 1776 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमने पढ़ चुकी हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी की धारणा को प्रतिपादित करने वाले का श्रेय जॉन मेनार्ड को जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हुए? मिस्टर एडम स्मिथ। ठीक है, he has written the book द वेल्थ ऑफ द नेशन। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी को किसने की? जो प्रिंसिपल था मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी पूंजीवादी और समाजवादी को मिला के जो अर्थव्यवस्था बनती है, उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन धारणा किसने प्रतिपादित किया? ये चीज फोकस में कौन लाया? इसका श्रेय जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। जॉन मेनार्ड कीन्स भी एक फॉरेन पर्सन थे, उनको क्या श्रेय जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को लाने का। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन बन गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी कौन लाया, किसके श्रेय से आई? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। क्लियर? ओके। उपभोक्ता की बचत, सेविंग ऑफ द कंज्यूमर का सिद्धांत मार्शल ने दिया। देखिए, हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, कोई यहाँ पुराना एकदम पोथा लिखा नहीं, किताबें पढ़ाई जा रही। ठीक, आपको टू द पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली जो आते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे पॉइंट्स उसी तरीके से बनाए गए कि आपको हर पॉइंट से आप कोई भी पॉइंट ना मिस नहीं कर सकते हो। क्लियर? हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब उपभोक्ता की बचत, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेविंग ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक, उपभोक्ता क्या हो गए? हमारे कंज्यूमर, जो कि उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। बचत, सेविंग, तो कंज्यूमर सेविंग का, या कंज्यूमर सेविंग ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर सेविंग भी कर सकते हो उसे। ओके, सो कंज्यूमर सेविंग का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, सिद्धांत किसने लाया? मार्शल। तो मार्शल ने कौन सा सिद्धांत लाए? कंज्यूमर सेविंग का, उपभोक्ता की बचत का। क्लियर? प्राथमिक, आप देखिए कितने, अब एक पॉइंट बता दिए शुरू करने से पहले, ये नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ से, हमारे जो इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था है, इसको 4 मेजर सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, किस में बांटा गया है? 4 मेजर सेक्टर्स में। ठीक, इसमें के प्राथमिक कौन सी है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर। ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक कृषि किस क्षेत्र में आती है, किस सेक्टर में आती है, उद्योग किस सेक्टर में आता है। क्लियर? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारी अर्थव्यवस्था 4 मेजर सेक्टर में बटी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाइंशरी। क्लियर? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि से रिलेटेड। प्राइमरी सेक्टर में क्या हुए? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स।
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना वो हमारी कहाँ आ रही है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है क्या, कृषि एवं कृषि से संबंध क्षेत्र, मतलब कृषि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो भी एरियाज हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ रहे। क्लियर, ओके। सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण गतिविधियां, मतलब डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं विनिर्माण का काम है और विनिर्माण निर्माण गतिविधियों से सम्मिलित हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्शन में कौन से आ रहे हैं सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तो पहले में कृषि, दूसरे में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, तीन मेन इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, अब देखिए बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। तो पहले में क्या था, कृषि, प्रथम प्राइमरी में, द्वितीयक में हमारा विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियां, तृतीयक में क्या आ रहा है, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बैंकिंग के बाद शिक्षा, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, अभी बैंकिंग आप जानते हैं, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड टूरिज्म, ये सारी चीज किस में आ रही है, मैं आपको फिर से लिख बता दे रही हूँ। बैंकिंग, आप बैंकिंग समझ रहे हो, रिलेटेड टू बैंक, बीमा आपका हो गया इंश्योरेंस, ठीक, शिक्षा एजुकेशन, चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज, पर्यटन टूरिज्म, तो ये सारे सेक्टर सेवाएं किस में आ रही हैं, ये सारी सर्विसेज हमारी टर्शरी सेक्टर में आ रही है, तृतीय क्षेत्र में आ रही है। क्लियर, को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन गया, किस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो है वो सर्विस सेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी सर्विसेज अंडर इसके आ रही हैं। कौन कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल एंड टूरिज्म, जो कि आपके यहाँ हिंदी में दिया है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा एंड पर्यटन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं, इसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हुई, जिसमें कि प्राइवेट, ओके, एंड पब्लिक, अब इस पॉइंट को समझिए। जो इकोनॉमी, ऐसी एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी, प्राइवेट एवं सार्वजनिक, पब्लिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर आप मान लो वरना गवर्नमेंट मान लो। ठीक है, सार्वजनिक गवर्नमेंट भी मान सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी होती है, आपकी प्राइवेट और पब्लिक मिलके बनाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, इस पॉइंट से हमें यह क्लियर होता है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, मतलब इसमें निजी भी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ मिलके काम करते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के, इसके लिए क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। भारत एक ऐसा देश है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है, किसके लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट भी एग्जाम हो गया कि किस देश में या भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, कौन सी अर्थव्यवस्था काम करती है, तो हम कहेंगे मिश्रित। मिश्रित क्या होती है, इसमें पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय, इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है, जीडीपी। ठीक है, को नहीं, जीडीपी नहीं बोलते, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, पहले एक एक पॉइंट।
ओके, जीडीपी क्या होता है पहले ये भी क्लियर कर दूं वरना आप कंफ्यूज ना होना। इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक पॉइंट, ठीक, जितने भी पैसे आ रहे। तो प्रति व्यक्ति आय को आप जीडीपी से अलग करके समझिए। यहां प्रति व्यक्ति आय है तो हम पहले इसको करेंगे, हर एक इंसान की अलग अलग की आय, आमदनी, इसीलिए इसे कहा गया है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। हर इंसान की, हर प्रति व्यक्ति मतलब एक एक की, ग्रॉस में टोटल आ जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, एक एक आदमी की। तो एक आदमी की आय को लिया जाता है किसमें, आर्थिक जब समृद्धि हमारी देखी जाती है ना, टोटलिंग होती है तो उसके लिए, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए जब हम टोटल अपने इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, आर्थिक समृद्धि नापी जाती है किससे, तो किसके लिए, किसके माप होता है, प्रति व्यक्ति आय से, हर इंडिविजुअल्स की अलग उनकी इनकम से, हर एक सिंगल इंडिविजुअल की इनकम से। क्लियर हो गया, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी, आप ये जानते हैं कि ये दादा भाई नौरोजी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, ने राष्ट्रीय आय का आकलन, इन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम का एस्टिमेट कब बनाया था, 1868 में, 1867-68 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय आय का आकलन बनाया, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, सिद्धांत, ठीक है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का, अभी आगे देखेंगे, हो सकता है इसमें हो, ठीक है। तो आपको कितने पॉइंट मिल गए, तीनों सेक्टर इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड, 3 सेक्टर, हमारी इकोनॉमी हमारी 3 सेक्टर में बटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राइमरी में, प्राथमिक में कृषि उससे रिलेटेड, सेकेंडरी में, द्वितीयक में विनिर्माण एवं निर्माण से संबंधित गतिविधियों को लिया गया है, वो हो गया। तीसरे को, तृतीयक को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इन्वॉल्व है, ठीक है। अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी क्या होती है हमने देख लिया, जीडीपी का भी काम यहाँ नहीं है, ओके। तीसरा, अर्थव्यवस्था की मिश्रित कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है, तो हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी आर्थिक समृद्धि की माप किससे होती है, किससे मापा जाता है आर्थिक समृद्धि भारत में, तो प्रति व्यक्ति आय से। क्लियर, चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिक्स होती है ना, स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्म क्या हुआ, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, या फाइनेंस मिनिस्टर के बाद हमारा आरबीआई गवर्नर, ठीक है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स सर्वे, ये सब नहीं, कौन करता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, तो वो सीएसओ करता है। सीएसओ क्या है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे आपके एसआई टेट वगैरह को लेके आईएएस पीसीएस तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, क्योंकि नॉर्मली तो इस सीएसओ का हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेजर जो टैली करना या कोई भी चीज़ का वो निकालना रेशियो, उसके लिए स्टैटिक्स काम आती है, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना भी कौन करता है, सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया। क्वेश्चन आ गया आपके लिए, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट का किसने कौन प्रयोग में लाया, तो प्रोफेसर राजकृष्ण, ठीक है, ओके। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सबसे कम थी, तो बस सब किस स्टेट, अब क्वेश्चन बन गया, देखिए किस स्टेट की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों के पर, ठीक है, जो नॉर्मल हम डेली के यूज में आती है, चालू कीमतों पर वर्ष 2015, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस स्टेट की रह रही है, बिहार की। ये डेटा कौन से हम कंपेयर कर रहे हैं, 2014-15 के अगर डेटा को देखा जाए तो अब तक की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की रही, वो भी किस साल की, 2014-15 की। क्लियर, ओके। कृष्ण कांति
कृष्ण, अब देखिए क्रांतियां भी बहुत सारी हैं, रेवोल्यूशंस आए, हरित क्रांति, दूध क्रांति, झींगा क्रांति, प्याज क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, ऐसे ऐसे आई। ठीक है, तो ये क्या है? कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी क्रांतियां हैं, क्रांतियां यहां किससे रिलेटेड है? रेवोल्यूशन। अब अगर यहीं पे हरित क्रांति लिख देते ना हम, अगर यहाँ पे हरित क्रांति का जिक्र करते तो शायद कंफ्यूजन ना होता, लेकिन कृष्ण क्रांति ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए किया गया। हरित क्रांति आप जानते हैं खेती किसानी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, कृषि से। दूध क्रांति, सफेद क्रांति दूध से रिलेटेड है, गुलाबी झींगा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, गलती से भी गलत नहीं होना है। क्लियर? तो कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। क्लियर? ओके। केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक, इसे क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक भारत में किस देश का है? केरल का है। केरल का क्यों है आप जान चुके होंगे अब तक, हमने जनगणना पढ़ी, क्योंकि केरल सबसे एजुकेटेड, सबसे डेवलप्ड स्टेट है, छोटा स्टेट है। कोई भी चीज़, अब देखिए जहाँ 100 लोग हैं एक छोटी जगह में, उनको केयर करना, पढ़ाना, उनका विकास करना आसान है, जहाँ 50 लोग हैं उनका। ऑब्वियस सी बात है। हमारा यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उससे जगह से कई गुना ज़्यादा लोग हैं, फैसिलिटीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। प्लस और भी बहुत से कारण हैं इसके, लेकिन केरल को देखा जाए तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अभी जनगणना वाले क्लासेस में। केरल क्या है? मैक्सिमम लिटरेसी रेट है। एक तो लोग जहां पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियस सी बात होगी, उनकी सोच, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही गलत का फर्क निकाल सकते हैं, विकास के रास्ते निकाल सकते हैं। ये सब कारण बहुत होता है एक इस रैंकिंग को पाने में। मानव विकास सूचकांक को सर्वाधिक बनाने में सबसे ऊंचा कहाँ का है? केरल है। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। क्लियर? सो भारत में सर्वाधिक HDI कहाँ का है? मैक्सिमम HDI तो केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। क्लियर? मानव विकास सूचकांक जिसे कि हम बोल चुके हैं, जिसे क्या कहते हैं? HDI। अगर HDI से पूछेगा, डोंट गेट एवर कंफ्यूज्ड, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर HDI पूछ लिया गया, HDI क्या हो गया आपका? मानव विकास सूचकांक। ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले भी लिखा है मैंने, ह्यूमन मानव हो गया, ह्यूमन मैं अलग अलग लिख के भी बता दे रही, विकास डेवलपमेंट, ठीक, सूचकांक इंडेक्स, ये मिलके क्या बनाया? मानव विकास सूचकांक, सूचकांक HDI। क्लियर? ओके। मानव सूचकांक की दृष्टि से केरल को प्रथम राज्य स्थान दिया गया है। केरल राज्य में बेरोजगारी दर देश में सबसे उच्चतम है। देखिए HDI क्या है? सबसे ज्यादा वहां केरल को दिया गया है। और इसे क्यों बनाया गया है? राज्य में बेरोजगारी दर, क्या कहते हैं इसको? बेरोजगारी दर क्या है? जॉबलेस पर्सन सबसे ज्यादा कहां पर हाई रेट है? बेरोजगारी दर कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में बेरोजगारी क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? सबसे हाई है। क्लियर? मानव निर्धनता सूचकांक, ठीक है, अभी डेवलपमेंट आ गया, अब निर्धनता आ गया। क्लियर? वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसके स्थान पे 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया, मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक। ठीक है, ओके, जिसे हम कहते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसको भी लिख दे रही हूं मैं, मल्टी डायमेंशनल गरीबी मतलब
पावर्टी इंडेक्स सूचकांक। 297 में क्या हुआ, निर्धनता सूचकांक आया, HDI की जगह HPI आ गया। HPI क्या था, मानव निर्धनता सूचकांक। वर्ष 97 में HDI की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस निर्धनता सूचकांक को क्या किया गया, 2010 में हटा दिया गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को लाया गया। क्लियर, के रूप में गरीबी का आकलन किया गया। अब किसी भी राज्य का, किसी भी देश की गरीबी का आकलन किससे किया जा रहा है, MPI से। MPI का फुल फॉर्म मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। क्लियर, चलिए सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र कौन सा था, अभी हमने पढ़ा है हमारा टर्शियरी क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग वगैरह की सेवाएं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ये आया अब आपका GDP, ठीक, वो आपका NPA था। सेवा क्षेत्र में भारत के GDP में सर्वाधिक अंशदान है। सर्विस सेक्टर में ना GDP का बहुत बड़ा जो मैक्सिमम पार्ट है या शेयर मान लीजिए पोर्शन है, वो किसका है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक अंशदान है किसका है, सर्विस सेक्टर का। क्लियर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर का अंश बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे भी इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, GDP में सर्विस सेक्टर, मतलब ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान GDP बढ़ाने में किसी का है, तो किसका है, सर्विस सेक्टर का। क्लियर, ओके, सर्विस सेक्टर कौन सा हमारा, टर्शियरी क्षेत्र, हमारा तृतीय क्षेत्र। क्लियर, ओके। सकल राष्ट्रीय सुख, ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वाला सुख को, प्रगति का सूचकांक भूटान को चुना गया है। हैप्पीएस्ट स्टेट आप मान लो, कंट्री, तो सकल नेशनल, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये किसको किया गया है, सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचकांक किसका दिया गया है, सूचक भूटान को। ये क्वेश्चन बन गया कि सकल राष्ट्रीय सुख की प्रगति का सूचक किसे कहा गया, इंडिकेटर, भूटान देश को। क्लियर, मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाश राज्यों में सर्वप्रथम MP को दिया गया है। MP को क्या दिया गया है, मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन। सबसे अच्छा शो ऑफ कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, विकास डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिसमें कि आउटपुट दिख रहे हैं। ठीक है, कोई चीज करो आप, उसका आउटकम निकले, तो जो चीज सामने आए, कर बहुत सारे रहे लेकिन अपने में उलझे नहीं, किसी का रिजल्ट अगर आ रहा है ना, आउटकम आ रहा है। इन्होंने कहा मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन, तो कौन कर रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम कौन सा राज्य है, MP, मध्य प्रदेश। क्लियर, ओके। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HDI के प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, महबूब उल हक ने। सर महबूब उल हक ने क्या किया, HDI का प्रतिपादन किया। ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, महबूब उल हक कहाँ के हैं, ही इज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। इन्होंने क्या किया, HDI को लाया, इसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, भारत एक विकासशील देश है। देखो, एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील। ठीक, एक डेवलपिंग, एक डेवलप्ड। ठीक है, एक डेवलपिंग क्या होता है कि विकास कर रहा है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की ओर है। एक होती है विकसित, विकसित मतलब हो चुकी है। क्लियर, तो विकसित मतलब अब अमेरिका है, चाइना है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन भारत कैसी है, एक विकासशील देश है, मतलब ऑन द वे ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की ओर है, लगातार दिन पर दिन क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है, तो विकासशील देश है। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत विकसित है, विकासशील है, कैसा है, तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है इसकी। ठीक, ओके। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जहां की ना बाहर से कोई सामान मंगाएं ना बाहर भेजें। एग्जाम्पल, आप चावल मंगा रहे हैं या कुछ भी मंगा रहे हैं बाहर से, फॉरेन से, तो आप इंपोर्ट ले रहे हो, ठीक है। आप बाहर कुछ अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप मंगा रहे हो तो इंपोर्ट हो रहा है। क्लियर? तो जहां ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख के सोच के बताओ, लिख के, कि भारत बंद इकोनॉमी है कि मिक्स्ड है कि ओपन है? क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, भारत एक बंद इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि यहाँ इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, माल आ भी रहा है और माल जा भी रहा है, तो भारत एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। क्लियर? स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब हुई? 6 अप्रैल 1948 में। तो 6 अप्रैल 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई। क्लियर? भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 30 अप्रैल 1956 में। पहली 6 अप्रैल 1958, दूसरी 30 अप्रैल 1956। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र मुंबई है। हमने ये अभी पुराने अपने ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें भी हम देखे थे कि कहाँ के उद्योग क्या फेमस हैं। कपड़े की बात आती है, वस्त्र उद्योग, क्लॉथ इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, तो इसका सेंटर कौन सा है? मुंबई है। क्लियर? इसे कपास का विराट नगर भी कहते हैं। किसे किसे कहते हैं? मुंबई को कपास का विकास नगर भी कहते हैं। क्लियर? इसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के किस शहर को कपास का विराट नगर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्लियर? ओके, अब देखिए कुछ चीजों की यहाँ पे टेबल दी गई है, ठीक, और ये हम ऑलमोस्ट पुराने उसमें ज्योग्राफी वाले में पढ़ चुके हैं कि क्या चीजें हैं, वस्तुएं हैं और कहाँ पे बनती है, प्रोडक्शन कहाँ होता है। पर्ल फिनिशिंग, पर्ल की मोतियों की फिनिशिंग कहाँ होती है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है? साउथ में। ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स के कहाँ पे निर्माण होता है? पुणे में। पोत निर्माण, कोस्ट प्रोडक्शन हमने पढ़ चुके थे, ठीक है, बोट वगैरह, शिप वगैरह बनने के कारखाने कहाँ थे? ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, रिकॉल कराइए। ममुरगोवा में, ठीक है, मार्मुगोवा में क्या है? आपके पोत निर्माण के वस्तुएं मिलती हैं, बनती हैं। इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग के आइटम्स कहाँ मिलते हैं? पिंजौर। क्लियर? तो ये सारी कुछ वस्तुएं हैं और ये उनके प्रोडक्शन यूनिट है, कहाँ पे इनका निर्माण हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाला द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके, सो ये वाला हम आपके टॉपिक हुआ, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये हमारे प्राइमरी सेक्टर्स थे, कहाँ पे ये वस्तुएं बन रही हैं और किन जगहों पे इनका प्रोडक्शन प्लेस है। क्लियर हो रहा है? अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं हमारी ज्योग्राफी की स्लाइड्स में, ज्योग्राफी के क्लासेस में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें क्या क्या इंडस्ट्रियों का सेटअप हुआ। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट हम ये पढ़ चुके हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में हम पढ़े थे, भेल नहीं, इट इज भिलाई स्टील प्लांट, जो तत्कालीन, अच्छा मैं हम लोगों ने जब ज्योग्राफी में उद्योग पढ़े थे तो ये भी पढ़े थे कि जितने भी हमारे सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, ये और डेवलपमेंट करने के लिए क्या हुआ, जब हमारा फायदा देखा गया तो बाहर के भी लोग क्या किए, हमारे कामों में इंटरेस्ट दिखाने लगे कि भारत के इस सेक्टर में प्रॉफिट है तो हम भी इन्वेस्टमेंट करें कि ये और बड़ा हो सके, उससे भी मुनाफा हमें भी मिले। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया, उद्योग को बढ़ावा दिया गया। मैं फिर से बता दे रही हूँ, पंचवर्षीय योजनाएं अपने अलग अलग हर 5 साल पे आती थी, जिनको कि अब बंद करके 2015 के बाद से उन्हें नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती 12 के बाद। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया कि इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। उस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर, अब कौन सा हो गया, नाउ इट इज रशिया। तत्कालीन इसलिए लिखा गया कि रशिया का उस समय नाम क्या था, यूएसएसआर, ठीक है, के साथ सहयोग से स्थापित किया गया। तो भिलाई स्टील प्लांट को कब स्थापित किया गया,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में, और इसका साथ किसे दिया, किसके सहयोग से, कोलैबोरेशन से, रशिया के, जो कि उस समय यूएसएसआर के नाम से, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर स्टील प्लांट, अब जैसे कहा मैंने कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, इन्होंने प्लान निकाला कि इस 5 सालों में हम उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, इनको और मॉडिफाई करेंगे, इनका विकास करेंगे। तो भिलाई स्टील प्लांट भी हुआ द्वितीय योजना का। अब उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट भी स्थापित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, हम पढ़ चुके हैं। इसको किसके साथ कोलैबोरेशन में बना, ब्रिटेन के साथ। क्लियर हो रहा है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के साथ, भिलाई स्टील प्लांट रशिया के साथ, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में किसके सहयोग से, जर्मनी के साथ। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गलती से भी गलत नहीं होना है। और हर एग्जाम में, अगर साल में 20 एग्जाम आ रहे हैं ना, तो 15 में तो ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसलिए ये पॉइंट मैंने जब पढ़ाया था आपको ज्योग्राफी में, तब भी कहा था गलती से भी गलत ना हो, एकदम रट के एकदम दिमाग में बैठा लो कि कौन सा कारखाना, कौन सा प्लांट किस विदेशी देश के साथ, किस विदेशी के साथ, हम कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में आया है। फिर से हमारा भिलाई स्टील प्लांट रशिया के साथ, उस समय यूएसएसआर था। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के कोलैबोरेशन के साथ, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। कब स्थापित हुए, सारे उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। क्लियर। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के दुर्ग किले में अवस्थित है। जैसे कि कहा हमने कि दुर्गापुर कहाँ पर है, हमारा पश्चिम बंगाल में। इसी तरह भिलाई कहाँ पे है, भिलाई हमारे छत्तीसगढ़, पहले एमपी में था जब स्थापित हुआ ये कारखाना, ठीक है। लेकिन जब स्टेट, यूपी एमपी से 3 स्टेट निकले, कौन कौन से, एक एमपी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, तो उस समय एमपी में था। इस समय बंटवारे के बाद जब स्टेट को 3 पार्ट में बांटा गया, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट स्टेट है, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड, या आईडीआई है। तो आईडीआई का मतलब क्या हुआ, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ठीक, सूरत में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा आईडीआई कहाँ है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है, सूरत में। वहां पे क्या होता है, हीरो का निर्माण, जो आते हैं, निर्माण तो किया नहीं जाता, बड़े बड़े खानों से निकल के आते हैं माइनिंग के बाद, उनकी फिनिशिंग, कटिंग एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आईडीआई कहाँ स्थापित है, आईडीआई सूरत में। ओके, बीएसएनएल आप सब जानते हैं, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, टेलीफोन बीएसएनएल, पहले अभी तक की लैंडलाइन की सबसे बड़ी सेवा बीएसएनएल है, थी, अब एमटीएनएल और बहुत से लोगों ने कर दिया अलग अलग। प्राइवेट सेक्टर में ये क्या है, आपका पब्लिक सेक्टर, सरकारी, गवर्नमेंट है। अब इसकी जगह क्या हुआ, प्राइवेट भी बहुत सारे आ गए हैं। अब तो सिम में अगर आप देखा जाए, मोबाइल का फैशन है, तो एयरटेल, वोडाफोन, एक्सेप्ट जियो, सब ने ले लिया है, ठीक। ओके, अब कुछ चीज़ें फिर ये आ गई हमारे इंपॉर्टेंट, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद ना एक एक रिमाइंडर के लिए आपको दे देते हैं कि सारे लाइन वाइज पॉइंट पूरे हो जाते हैं, तो इसके कारण आप कंफ्यूज ना हो, फॉर अ चेंज। क्लियर, ठीक है। ओके, सो आज का क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।